हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2023 के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ आपको 3 ही प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें कि हम आपको 4 प्रश्न का उत्तर बताने वाले हैं। जो भी प्रश्न आपको अच्छा लगे, सटीक लगे, आप उसका आंसर लिख सकते हैं। और ये चारों प्रश्नों का उत्तर जो है ना पूरे सरल है और आसान शब्दों में लिखा गया है, आप उसे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों का इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न शुरू हो गया। तो जो आपका पहला प्रश्न है उसके और में जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले कि दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक धनायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण द्वारा करें। इसका करेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन करेंगे कि दिए गए M/20 NaOH घोल की मदद से HCl घोल की मोलरता आयतनीय विश्लेषण विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे। और उसके बाद देख लीजिए ये भी प्रश्न का सॉल्यूशन कर ही लेंगे। साथ ही साथ 4 प्रश्नों को बताएंगे कि M/10 रहेगा और H2SO4 घोल की मदद से Na2CO3 घोल की मोलरता आयतनीय विश्लेषण विधि के द्वारा ज्ञात करने में। और उसके बाद जो आपका यहाँ पर एक लास्ट प्रश्न है कि प्रयोगशाला में साबुन का निर्माण करें एवं निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। इन सभी प्रश्नों का भी उत्तर जानने वाले हैं। और ये आपका जो प्रैक्टिकल कॉपी दीजिएगा उसका आपको 5 अंक मिलने वाला है और मौखिक जो एग्जाम लेगा उसका 5 अंक मिलता है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो वहाँ पर जो आपका 5 नंबर का प्रश्न था कि प्रयोगशाला में साबुन जो है किस प्रकार बनता है, इसके निरीक्षण की विधि का वर्णन करने के लिए। तो उसका आंसर यहाँ पर है। तो साबुनीकरण लिखना है आपको कि जब वसा या तेल को NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण प्रक्रिया के दौरान ही साबुन का निर्माण होता है। साबुन क्या है? तो ये एक सफाई अभिकर्मक है, ये भी लिख सकते हैं आप, और जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। और उसके बाद लिखना है कि प्रयोगशाला में साबुन बनाने की जो है ना तैयारी किस प्रकार से बनाया जाता है, उसको यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रयोगशाला में साबुन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सामग्री चाहिए या आवश्यक सामग्री देकर आपको लिखना है 2 कि वनस्पति तेल चाहिए, जैसे हो गया कैस्टर तेल या कॉटन सीड तेल। और उसका दूसरा में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH की ज़रूरत पड़ेगा आपको साबुन के निर्माण में। तो ये 2 चीज़ें। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है ना, आपको साधारण नमक जो है सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता पड़ेगी। सोडियम क्लोराइड NaCl की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फिगर भी आपको डायग्राम में बना देना है कि इसमें जल है और जाके यहाँ पर जो है ना हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला है और जाके इसके बाद है। और जो साबुन होता है यह एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करता है जिसे हम मिसेल कहते हैं। तो इसके देखिए हाइड्रोकार्बन वाला जो ऊपरी सिरा हो गया, ये हो गया हाइड्रोकार्बन वाला भाग। तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग ही जो है ना, जब हम गंदे कपड़े या तेलीय युक्त कपड़े को धोते हैं तो साबुन के हाइड्रोकार्बन वाला भाग ही उसमें मिल जाता है और वह जो है ना अभिक्रिया कर लेता है और पानी के साथ वह निकल जाता है धुलकर। और इसमें एक प्रश्न भी केमिस्ट्री में बहुत बार पूछा जाता है कि मिसेल क्या है। तो साबुन का ही एक संरचना होता है कि जब तेलीय गंदगी युक्त कपड़ा को साबुन से धोया जाता है तो जो साबुन का क्रियाशील सिरा है वह नहीं घुलता है, लेकिन जो इसका हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वह उस गंदगी में घुल जाता है, जिससे वह एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करता है जिसे हम मिसेल कहते हैं। इस प्रकार से कुछ इसका संरचना होता है। इस प्रकार जो आप बुक में दिया होगा। और यहाँ पर जो है ना COONA+ जो है ना सब जगह सब सिरा पर रहता है मुख्य क्रियाशील के रूप में। और इसका सूत्र होता है C17H35COONA होता है इसका साबुन का सूत्र। और उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है कि जो प्रक्रिया आप यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एक बीकर में 200 ml कस्टर्ड तेल लेंगे या तेल लीजिए। उसके बाद उसमें 20% 40 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल डालिए। इस मिश्रण को धीरे धीरे उबालने तक गर्म किया जाता है और इससे 5 से 10 मिनट तक उबाला जाता है। अब बीकर में 5 ग्राम खाने वाला नमक लेंगे NaCl और पदार्थ को ठंडा होने दीजिए। ठंडा करने पर बीकर में साबुन बनता है जिसे तब हटा लिया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है
पुनः नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अज्ञात अकार्बनिक लवण M या M3 में एक धनायन मूलक शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर हम अनुपात की पहचान करें। मतलब जो है ना, शुष्क एवं जो आर्द्र परीक्षण पर धनायन मूलक का पहचान करना है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, आपको इसी तरह से लिखना है कि अकार्बनिक लवणों के धनायनित मूलकों की पहचान लवणों के सूखे और गीले परीक्षण की सहायता से की जाती है। जो धनायनिक मूलक है वह जो है ना सूखे एवं गीले परीक्षण की सहायता से उसका पहचान किया जाता है अकार्बनिक लवणों में कि उसमें धनायन मूलक है। उसका सूक्ष्म परीक्षण द्वारा धनायन मूलक की पहचान, उसके बाद डैश देना है। उसके बाद लिखना है इसमें कि इसमें नमक की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है और रंग छोटी नमी के लिए देखा जाता है। फिर है कमरे के तापमान जो है ना, तापमान जो है ना कमरे के तापमान होना चाहिए जिस पर अध्ययन किया जाता है। फिर है कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट विभिन्न गैसों को विकसित करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट में लिखना है आयनिक मूलकों की जानकारी एकत्र करने के लिए विकसित गैसों का अध्ययन किया जाता है। फिर है वेट टेस्ट द्वारा धनायनिक मूलक की पहचान की जाती है इसके द्वारा। फिर है आयनों का पुष्टिकारक परीक्षण पानी में घोलकर किया जाता है, यह पानी में घुलनशील है और सोडियम कार्बोनेट निकालने का उपयोग कर रहा है। फिर है सोडियम अक्र का उपयोग करके आयनों का पुष्टिकरण परीक्षण किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है ये आसान ही है, आप इसे जरूर लिखिएगा एक बार कि HCl घोल के विरुद्ध दिए गए NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल की मोललता अनुमापन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए या मापी जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन करना है कि पीपेट का जो है ना उपयोग करते हुए एरलेनमेयर फ्लास्क में 0.5 m NOH के 10 ml और यहाँ पर ml लिखना है आपको 10 ml और फिर मिथाइल ऑरेंज की 3 बूंदे आपको देना है। उसके बाद नेक्स्ट में लिखना है कि हम ब्यूरेट से NOH के साथ 0.1 m हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl विलयन का अनुमापन करेंगे। फिर है घोल में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर मिलाए। फिर है अंतिम बिंदु पर पहुंचने पर घोल का रंग नारंगी हो जाएगा और यह इंगित करता है कि प्रतिक्रिया जो है पूरी हो गई। अनुमापन जो है वह 3 बार दोहराएं और उपयोग किए गए NOH के ब्यूरेट रीडिंग को नोट करें। फिर है सामान्यता M1V1 बराबर M2V2 द्वारा मापी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के दिए गए मोलरता मान M1 गुने V1 बराबर M2 गुने V2 उपयुक्त सूत्र में मान डालने पर मोलरता की गणना की जा सकती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है जिसे गंधक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। फिर है शुद्ध गंधक अम्ल रंगहीन गंधहीन तेल जैसा जो है ना गाढ़ा जो है तरल पदार्थ होता है। यह जल में पूर्णतः विलयशील होता है, विलय होता है। इसकी जो रासायनिक सूत्र है वह H2SO4 होता है। उसके बाद इसका सिद्धांत में आपको लिखना है कि इसे संकेतक के रूप में मिथाइल ऑरेंज का उपयोग करके सोडियम कार्बोनेट के मानक समाधान के खिलाफ सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी निर्धारित की जाती है। फिर है अम्ल की प्रबलता इसकी मोलरता को इसके आणविक द्रव्यमान से गुणा करके निर्धारित की जाती है। फिर है संकेतक में लिखना है आपको कि मिथाइल जो है वह नारंगी। उसके बाद अब जो है ना अंत बिंदु पीला से गुलाबी हो जाता है ब्यूरेट में अम्ल। फिर है मोलारिटी जो है बराबर होता है विलय का मोल बटा लीटर में घोल V। और उसके बाद M1 गुने V1 बराबर M2 गुने V2 और उपयुक्त सूत्र में मान डालने पर मोलरता की गणना की जा सकती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर जो है ना मोलारिटी का आप फार्मूला पढ़े होंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही मोलारिटी कहते हैं। तो इसका फार्मूला जो होता है वो आप इस प्रकार से भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो M बराबर होता है वह क्या होता है W2 बटा M2 इंटू का V। और जो ये V है ये सॉल्यूशन का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। और यह जो है ना लीटर में देंगे तो V ही दे दीजिएगा, अगर ml में देते हैं तो ऊपर में 1000 से गुना कर दीजिएगा। और M2 जो है ना वह मोलर मास होगा सॉल्यूट का, और जो W2 है वह हो जाएगा सॉल्यूट का द्रव्यमान। इस तरह से आपको इसका संरचना मतलब सूत्र भी लिख सकते हैं। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।